अगर आप चाहते हैं कि यूपी बोर्ड में हम टॉप कर जाएं, अच्छा नंबर ले आएं फिजिक्स में, ठीक है ना, तो क्योंकि फिजिक्स का सिलेबस बहुत ही बड़ा है, तो आप सभी लोग क्या करना है मेरे प्यारे बच्चा लोग, इस वीडियो पर लास्ट तक बने रहना है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर मैं आपको फिजिक्स के उन इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को बताने वाला हूँ ना, जो एग्जैक्टली एग्जाम में आपके आएंगे, ठीक है ना। तो सभी लोग क्या करेंगे, वीडियो को एक बार शेयर कर देंगे। और आप लोग जानते ही हैं आप लोगों के लिए कितनी मेहनत की जा रही है। अब आप लोगों के लिए कक्षा 10वीं वाले जो हमारे छात्र हैं उनकी भी पढ़ाई अब कराई जा रही है, और वे लोग भी जुड़ सकते हैं एनके के स्टडी से, ठीक है ना। और यहाँ पर कक्षा 12 फिजिक्स की बात कर रहे हैं हम, और आप यहाँ से टॉप करके जाओगे, क्योंकि हम यहाँ पर हर एक प्रकार के क्वेश्चंस को कवर कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि हम केवल न्यूमेरिकल को ही कवर कर रहे हैं या बहुविकल्पी प्रश्नों को ही कवर कर रहे हैं। हम यहाँ पर मेरे प्यारे बच्चा लोग सारे क्वेश्चन, सारे प्रकार के क्वेश्चंस को कवर करने का प्रयास कर रहे हैं, ताकि आप लोग के लिए कोई कमी ना रह जाए कि सर ने ये क्वेश्चन नहीं पढ़ाया, सर ने वो क्वेश्चन नहीं पढ़ाया। तो आपके लिए सारे क्वेश्चंस को कवर किया जा रहा है। बस आपको हमारे साथ जुड़े रहना है, अच्छी तरीके से तैयारी करते रहना है, क्योंकि आपके लिए ही इतनी सारी मेहनत की जा रही है, ठीक है ना। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की बात करेंगे, और यहाँ पर वन शॉट वीडियो की बात करें, किसकी बात करेंगे, वन शॉट वीडियो की बात करेंगे, ठीक है ना। सभी महत्वपूर्ण प्रश्न आपके उत्तर सहित यहाँ पर होंगे, और आपको विद एक्सप्लेनेशन, पूरी व्याख्या के साथ, पूरा अच्छी तरीके से समझाने के बाद ही हम यहाँ पर जाएंगे, ठीक है ना। तो इस बात को मेरे नोटिस कर लीजिए सभी लोग, जो लोग हमारे प्यारे बच्चे हैं, अभी ध्यान दीजिएगा। तो चलिए प्रश्नों को स्टार्ट करते हैं और आपको एकदम बेहतरीन तरीके से बताने का प्रयास करते हैं। सभी लोग अच्छी तरीके से हमारे साथ जुड़िए, ठीक है ना। तो ध्यान दीजिएगा यहाँ पर मेरे प्यारे बच्चा लोग, जो कि आपके लिए वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाली है। यहाँ पर देखिए यूपी बोर्ड में 95 प्लस लाना है ना, तो इस वीडियो को आपको पूरा देखना पड़ेगा। और अगर तो ये वीडियो सिर्फ आपके लिए है, अगर आप चाहते हैं कि हम 95% लाए तो, ठीक है ना। सिर्फ और सिर्फ उन्हीं बच्चों के लिए है वीडियो है जो चाहते हैं हम 95% लाएं, ठीक है ना। और आप यहां से टॉप करके जाओगे, मेरा गारंटी है, मेरा वादा है, क्योंकि हम आपके लिए इतनी मेहनत कर रहे हैं। अब आपके लिए सारे मॉडल पेपर को हम लेकर आएंगे, ऐसा कोई मॉडल पेपर है जो छोड़ेंगे नहीं, ठीक है ना। चलिए ध्यान दीजिएगा। अवतल दर्पण के लिए फोकस दूरियां एफ तथा वक्रता त्रिज्या आर में संबंध क्या होगा। अवतल दर्पण के लिए फोकस दूरी एफ तथा वक्रता त्रिज्या आर में संबंध क्या होगा, ये आपको बताना है। देखिए अवतल दर्पण कब बनता है, ध्यान से देखिएगा और अच्छी तरीके से समझ कर जाइएगा, ठीक। ध्यान दीजिएगा, कोई हमारे पास गोले का कांच का गोला है, ध्यान दीजिएगा, उसको हमने क्या किया, दो भागों में बांट दिया, ठीक। एक भाग तो आपको ये निकलेगा और एक भाग आप तो ये निकलेगा, दो भाग निकला, एक इधर वाला पार्ट निकला, एक इधर वाला पार्ट निकला। जब इस पार्ट के हम अंदर की तरफ क्या कर दें, पेंट कर दें या कलई कर दें या किसी तरीके से इसको अपारदर्शक बना दें, मतलब कि इस पार से इस पार आप ना देख सकें। और जब हम इसको क्या करेंगे, बाहर की तरफ से पेंट करेंगे, ध्यान दीजिएगा, कलई कर दें, जब आप न इस तरफ से देख सकें ना इस तरफ से देख सकें, तो ये क्या बनेगा, हमारा अवतल दर्पण बनेगा। सभी को मालूम है कि नहीं मालूम है। और ये हमारा क्या बनेगा, उत्तल दर्पण बनेगा। समझ में आया। और एक दर्पण और होता है एकदम सीधा सीधा आपको दिखेगा, जिसमें आप चेहरा देखते हैं, अगर उसको किसी तरफ आप कलई कर सकते हैं, वो क्या कहलाएगा, समतल दर्पण ही कहलाएगा। क्या कहलाएगा, समतल दर्पण ही कहलाएगा, ठीक है ना। तो इस बात को आप नोटिस कर लीजिए। अब देखिए, अब यहाँ पर क्या कह रहा है उसके बारे में चर्चा करते हैं, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पर क्या कह रहा है, जो कि आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट और बेहद ही महत्वपूर्ण है, ध्यान दीजिएगा। अब देखिए ये आपके पास क्या पूछ रहा है, फोकस दूरी ये आपकी एफ है, और वक्रता त्रिज्या यानी कि यहाँ से यहाँ तक की दूरी आपकी वक्रता त्रिज्या होती है, ध्रुव से लेकर के, ध्यान दीजिएगा, ध्रुव से लेकर केंद्र की दूरी, यहाँ से यहाँ तक की पूरी दूरी, ये पूरी दूरी आपकी क्या कहलाएगी, आर कहलाएगी, ठीक है ना। चलिए अब देखिए हम क्या पढ़ेंगे, इसमें अच्छी तरीके से समझने वाले हैं। मुख्य अक्ष के समांतर, ये हमारा मुख्य अक्ष है, ये हमारा क्या है, अगर हम इसमें देखें तो अब देखिए ध्यान से समझिएगा, जो संबंध आएगा ना उसको अच्छी तरीके से समझिएगा। ये आप मत कहिएगा सर मुझे, क्योंकि ये क्वेश्चंस आपके एग्जाम में एग्जैक्टली आते ही आते हैं, ये मेरा गारंटी है, मेरा वादा है, ठीक है ना, क्योंकि ऐसे प्रश्नों को ही हम आपको बता रहे हैं, ठीक है ना। तो
मुख्य अक्ष के समांतर ध्यान दीजिएगा एक प्रकाश ओ ए बिंदु ए पर आपतित होती है। किस पर आपतित होती है? बिंदु ओ ए पर आपतित होती है। मतलब ध्यान दीजिएगा, एक ये हमारी किरण है, इसी को हम कह रहे हैं, एक हमारी ये क्या है? किरण है। वो किस पर आपतित हो रही है? ओ और ए बिंदु पर आपतित हो रही है। ठीक, बिंदु ए पर आपतित हो रही है एवं परावर्तन के पश्चात जब यह क्या होती है? परावर्तित होती है, मतलब यहाँ से इस मार्ग पर आ जाती है, परावर्तित होगी, तब ये क्या होगी? मुख्य फोकस यानी एफ से होकर गुजरती है। ठीक, वक्रता केंद्र सी को ए से मिलाने वाली रेखा दर्पण के बिंदु ए पर अभिलंब है। ठीक, कहने का मतलब कि जो यानी कि वक्रता केंद्र जो सी है ना, ये हमारा जो सी है, सी को ए से मिलाने वाली रेखा, मान लीजिए सी को ये रेखा मिला रही है, किससे? ए को मिला रही है। ठीक, इसको मिलाने वाली रेखा बिंदु ए पर क्या है? अभिलंब है, मतलब कि ये लंबवत इस पर पड़ रही है। मतलब यहाँ से अगर देखेंगे तो ये 90 डिग्री का कोण बनाएगी। ठीक है ना। अब देखिए, अतः कोण ए ओ ए सी में, किस में देखेंगे? ओ ए सी में, इसमें देखेंगे तो आई आपतन कोण आई तथा कोण सी ए एफ, इसमें देखेंगे परावर्तन कोण आर। ठीक, तो कोण एसीएफ बराबर कोण आई, यानी कि क्या हो जाएगा? ये हमारे क्या हो जाएगा? एकांतर कोण बराबर होते हैं, यानी कि ये कोण, ध्यान दीजिएगा, यानी कि ये कोण और ये कोण आपके बराबर हो जाए, क्योंकि ये एकांतर कोण है। ठीक है ना। तो ये आपको समझ में आया, इतना आपको समझ में आ गया होगा। चलिए आगे आपको बताते हैं। अब देखिए, हम त्रिभुज सी ए एफ में देखेंगे और कोण ए सी एफ बराबर क्या हो जाएगा? सी ए एफ, यानी कि कोण आई बराबर कोण आर। ये तो आपको मालूम ही है, कोण आई बराबर कोण आर के बराबर है। तो वहाँ से दूरियाँ जो ए एफ और एफ सी है ना, वो बराबर हो जाएंगी। कहने का मतलब मैं आपको दिखाता हूँ, ये दूरी का राय बराबर, यानी कि सी एफ और ए एफ ये दूरी आपकी बराबर हो जाएंगी। ठीक है ना। अब देखिए, दर्पण द्वारक छोटा लेने पर ए बिंदु पी के पास होगा, मतलब जैसे जो बिंदु ऊपर है ना, वो ध्रुव के पास आ जाएगा, पी के पास आ जाएगा। कहने का मतलब यहाँ आ जाएगा, जो ए बिंदु यहाँ पर है वो यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है ना। इसका द्वारक जब हम छोटा लेंगे, मतलब ये बहुत ही माइनर, बहुत ही छोटा लेंगे, तब यहाँ पर आ जाएगा। तो पी एफ बराबर क्या हो जाएगा? एफ सी। क्या हो जाएगा? पी एफ बराबर एफ सी हो जाएगा। तो पी एफ बराबर क्या हो जाएगा? हाफ पी सी, मतलब कि जो पी एफ है ये हाफ पी सी के बराबर, मतलब इसका देखिए यहाँ से यहाँ तक की दूरी बराबर है, यहाँ से यहाँ तक की दूरी बराबर है, तो दोनों को मिलाएंगे तो पी ई सी बनेगा, पी सी बनेगा। तो अगर हम इसका मान लेंगे तो ये इसका कितना है? आधा ही है, पी सी का आधा ये है एफ सी, यानी कि पी एफ बराबर हाफ पी सी आपका हो जाएगा। ठीक, अब देखिए पी एफ बराबर क्या हो जाएगा? एफ, ये हमारी फोकस दूरी है, और पी सी बराबर हमारी क्या है? आर है, मतलब पी एफ आपका आर हो जाएगा, यानी पी सी आपका आर हो जाएगा और पी एफ क्या हो जाएगा? एफ हो जाएगा। तो एफ बराबर हाफ इंटू आर, यानी कि एफ बराबर आर बाई टू, यही आपका संबंध है। देखिए ये कहाँ से है मैं आपको बता रहा हूँ, ध्यान दीजिएगा। ये आपके पास एक गोला है। ठीक, मैंने इस गोले को काटा, इसका कोई क्या होगा? केंद्र होगा सी, और यहाँ से यहाँ तक की दूरी इसकी आर है, त्रिज्या आर है। ठीक, इसी को हमने क्या किया था? पेंट किया था, तभी हमारा क्या बना था? दर्पण बना था। ठीक है ना। अब हम कह रहे हैं कि जो इसका जो मध्य बिंदु होता है क्या होता है? एफ होता है। मान लीजिए हमारा क्या है? पी है, तो पी से लेकर एफ की दूरी कितनी है? एफ है। ठीक, और पी से लेकर सी तक की दूरी कितनी है? हमारी आर है। तो हमारा देखिए पी सी बराबर क्या हो जाएगा? हमारा हो जाएगा 2, यानी सी आर प्लस पी आर। ये समझ में आया आपको कि नहीं समझ में? तो पी सी बराबर क्या हो जाएगा? सी आर प्लस पी आर, यानी कि सी आर किसके बराबर है? पी आर के ही बराबर है, तो 2 पी आर हो जाएगा। ठीक, पी आर किसके बराबर है? एफ के बराबर है, तो यहाँ से 2f हो जाएगा, यानी पी सी किसके बराबर है? यानी आर के बराबर है, आर बराबर 2f, यानी कि एफ बराबर आर बाई 2। आप इस तरीके से भी सिद्ध कर सकते हैं, कोई इसमें दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है ना। चलिए अगला दूसरा नंबर, इसी में क्या है? रेखीय आवर्धन। ठीक,
तो क्या कर रहा है, प्रतिबिंब की लंबाई तथा वस्तु की लंबाई के अनुपात को रेखीय आवर्धन यम कहते हैं, यानी कि यम बराबर माइनस वी अपान यू। ठीक है ना। तो वास्तविक प्रतिबिंब वस्तु के सापेक्ष उल्टा बनता है, अतः y1 और y2 विपरीत चिन्हों के होंगे, जिससे आवर्धन यम का मान ऋणात्मक होगा। ठीक है ना, ये आपके लिए हो जाएगा। और बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये सारी चीज़ें बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है। ठीक है ना, आप इन सभी को अच्छी तरीके से पढ़ना है। ठीक है ना, चलिए आगे आपको बताते हैं। अगला देखिए, प्रकाश किरणों की उत्क्रमणीयता यानी कि रिवर्सिबिलिटी ऑफ लाइट रेस। ठीक है ना, प्रकाश किरणों की उत्क्रमणीयता के बारे में पढ़ेंगे, रिवर्सिबिलिटी ऑफ लाइट रेस के बारे में पढ़ेंगे। तो ध्यान दीजिएगा, अब ये क्या होता है कि लाइट जिस माध्यम में जा रही है उसी माध्यम में वापस लौट आ रही है, तो इसी को कहेंगे ना आप उत्क्रमणीयता का मतलब क्या होता है। उत्क्रमणीयता का मतलब यही होता है कि जिस माध्यम से हम जा रहे हैं पुनः उसी माध्यम में आ सकें, तो हमारी क्या होती है, उत्क्रमणीयता। जैसे जल, ध्यान दीजिएगा, अगर हम जल को किस में चेंज कर रहे हैं, वाष्प में चेंज कर रहे हैं। जब इसको हम क्या कर देंगे, ठंडा कर देंगे, तो यह पीना किस में बदल जाएगा, जल में बदल जाएगा। पुनः इसको गर्म कर देंगे तो ये किस में बदल जाएगा, वाष्प में बदल जाएगा। तो ये उत्क्रमणीय अभिक्रिया हो रही है। तो उसी प्रकार से मैं आपको कर रहा हूँ, अगर कोई प्रकाश किसी माध्यम में जा रही है तो पुनः अपने ही माध्यम में वापस लौट आती है, तो इसी को हम क्या कहेंगे, प्रकाश की उत्क्रमणीयता कहेंगे, यानी रिवर्सिबिलिटी ऑफ लाइट रेज। ठीक है ना, प्रकाश किरणों की उत्क्रमणीयता कहेंगे। ठीक, अब देखिए, जब प्रकाश की किरण पहले माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है, मान लीजिए कोई हमारे पास क्या है, प्रकाश की किरण है, वो मान लीजिए हमारा पहला माध्यम है और ये हमारा दूसरा माध्यम है। ध्यान दीजिएगा, ध्यान दीजिएगा, वायु हमारा पहला माध्यम हो गया और कांच हमारा क्या हो गया, दूसरा माध्यम हो गया। ठीक, माध्यम का मतलब क्या हुआ कि जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जा रही, मतलब एक जगह से दूसरी जगह जा रही है, तो वहाँ पर उसकी गति में कम या ज़्यादा होने की संभावनाएं हो रही हों, तो वहाँ पर माध्यम आपको अलग अलग देखने को मिलेगा। ठीक है ना, तो वही चीज़ कह रहा है कि जब प्रकाश की किरण पहले माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो स्नेल के नियम से क्या हो जाएगा, 1:2, यानी कि पहले माध्यम के सापेक्ष 1n2 का मतलब क्या हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा, 1n2 का मतलब क्या हो जाएगा, पहले माध्यम के सापेक्ष। आप लिख भी सकते हैं पहले माध्यम के सापेक्ष, माध्यम के सापेक्ष, और ये सारे क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आएंगे। ठीक है ना, और पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक, क्या, दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक। ठीक, ये आपका हो जाएगा अपवर्तनांक। ठीक, तो आपको समझ में आया, इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। तो पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक ये आपके लिए हो जाएगा। ठीक, तो हमारा पहला माध्यम वायु है, दूसरा माध्यम कांच है, तो ध्यान दीजिएगा, स्नेल के नियम से 1n2 साइन आई अपान साइन आर, मतलब कि ये आई क्या है, आपतन कोण है, आर क्या है, परावर्तन कोण है, यानी अपवर्तन कोण है। एक तरीके से आप ये मानिए रिवर्सिबल एंगल। ठीक है ना, तो ये स्नेल का नियम है साइन आई अपान साइन आर। ठीक है ना, तो यदि प्रकाश की किरण के मार्ग को पलट दें, मान लीजिए इस मार्ग को हम क्या कर दें, पलट दें, कांच को ऊपर कर दें, वायु को नीचे कर दें, तो दूसरे माध्यम में आपतन कोण आर पहले माध्यम में प्रवेश करती है, तो 2n1 यानी दूसरे माध्यम के सापेक्ष पहले माध्यम का अपवर्तनांक, यानी साइन आर अपान साइन आर। ठीक, तो दूसरे माध्यम के सापेक्ष पहले माध्यम का अपवर्तनांक समीकरण नंबर 1 से, तो 1n2 इंटू 2n1। ठीक, समझिएगा थोड़ी मेरी बात को, ध्यान से दीजिएगा। अब मान लीजिए दो माध्यम हमारे पास थे, पहले माध्यम में हमने क्या किया कि किरण को प्रवेश कराया। ठीक, ये वायु से कहाँ से था, कांच से था, इसको हमने n1 माना, इसको हमने 1,2 माना। दूसरे में हमने क्या किया कि इसमें जब निकालेंगे 1n2 जब निकालेंगे तो साइन आई और अपान साइन आर आएगा। ठीक, लेकिन जब इसमें हम क्या कर दिए, n2 को ऊपर कर दिए, n1 को नीचे कर दिए, तब इसमें क्या हो जाएगा, n2 यानी कि 2n1 बराबर क्या हो जाएगा, साइन आर अपान साइन आई। तो इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। अब देखिए, अब समीकरण नंबर 1 और 2 से जब निकालेंगे तो 1n2 इंटू 2n1 बराबर क्या हो जाएगा, साइन आई अपान साइन आर इंटू साइन आर अपान साइन आई। ठीक,
साइन आर से साइन आर कैंसिल, साइन आई से साइन आई कैंसिल, बराबर क्या हो जाएगा 1। कहने का मतलब क्या हो गया कि ये क्या है, एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, सपोर्ट कर रहे हैं। यानी कि अगर हम वायु से कांच में जाएंगे तब भी वही रहेगा, कांच से वायु में जाएंगे तब भी वही चीज़ रहेगी। समझ में आया? ठीक है ना। अगले प्रश्न की बात करते हैं, ध्यान दीजिएगा। ये प्रश्न ऐसा है ना मेरे प्यारे बच्चा लोग, ऐसा प्रश्न है कि ये प्रश्न आपके एग्जाम में बहुत बार पूछा गया प्रश्न है। ठीक है ना। तो ये सब सारे प्रश्नों को आपको पढ़ना है, लिखना है और समझना भी है। ठीक है ना। तभी आपको आपका कल्याण है, अन्यथा कल्याण नहीं है। क्योंकि बोर्ड एग्जाम में ये नहीं कि सिंपल सिंपल क्वेश्चन आपको दे दिया जाएगा और आप अच्छी तरीके से कर ले आएंगे, आपको कठिन प्रश्न भी दिए जाएंगे। देखिए प्रकाश वाले जो प्रश्न होते हैं थोड़ा आपको समझने में दिक्कत होती है, इसीलिए मैं आपको यहाँ पर ऐसे प्रश्नों को ला रहा हूँ जो आपके लिए समझने के लिए आसानी हो और बेहतरीन तरीके से समझ में भी आ जाए। ठीक है ना। तो इस तरीके से मैं ऐसे प्रश्नों को ला रहा हूँ आपके सामने। ठीक, चलिए 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले एक अवतल दर्पण के सामने, मान लीजिए हमारे पास एक 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाला एक अवतल दर्पण है। इसकी फोकस दूरी कितना है? 15 सेंटीमीटर है। ठीक, ये हमारे पास एक अवतल दर्पण है। ठीक, इसकी फोकस दूरी 15 सेंटीमीटर है। ठीक, दर्पण के सामने 10 सेंटीमीटर दूरी पर, मान लीजिए दर्पण के सामने ये पूरा आर क्या है, 15 सेंटीमीटर है, 5 सेंटीमीटर छोड़ करके यहाँ से, यानी यहाँ पर एक वस्तु रखी हुई है 10 सेंटीमीटर, यहाँ से यहाँ तक की दूरी 10 है आपकी, और यहाँ पर 8 सेंटीमीटर ऊंचाई की एक वस्तु रखी है। दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब की स्थिति आपको निकालनी है कि प्रतिबिंब कहाँ बनेगा। ठीक, तो चलिए अब देखिए, इधर की दूरी को हम प्लस लेते हैं, इधर की दूरी को माइनस लेते हैं। आप सभी लोगों ने पढ़ा होगा, चतुर्थांश के बारे में आप लोगों ने पढ़ा होगा। मैं आपको थोड़ा बता देता हूं अच्छी तरीके से, ताकि आप लोग के पास कोई कन्फ्यूज़न ना रहे कि सर मुझे आप समझा नहीं रहे। देखिए हमारे पास चतुर्थांश होते हैं। ठीक, मान लीजिए ये फर्स्ट हो गया, ये सेकेंड हो गया, ये थर्ड हो गया और ये फोर्थ हो गया। ठीक, तो अब देखिए अगर हम ये मान लीजिए बिंदु हमारे पास O है, इधर जाएंगे तो प्लस दूरी लेते हैं, हमेशा इधर जाएंगे तो माइनस दूरी लेते हैं, ये आपको पता है। ऊपर जाएंगे तो हमारे हमेशा प्लस दूरी होती है और नीचे जाएंगे तो हमेशा क्या होती है, माइनस दूरी होती है। ठीक है ना। तो ये बात आपको समझ में आ रही है ना। तो अब देखिए जैसे यहाँ पर ध्रुव है, अगर इधर जाएंगे तो प्लस लेंगे, इधर जाएंगे तो माइनस लेंगे, ऊपर जाएंगे तो प्लस लेंगे, नीचे जाएंगे तो माइनस लेंगे। समझ में आया? इस बात को नोट कर लीजिए। हमारे इसी से पता चलता है कि हमारा प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है। ठीक है ना। तो अब चलिए इसको हम अच्छी तरीके से समझाते हैं आपको, ध्यान दीजिएगा। यह बराबर कितना है, -15 सेंटीमीटर। माइनस का मतलब क्या हो गया कि वस्तु आपकी कहीं इधर ही स्थित है, माइनस के क्षेत्र में। ठीक है ना, समझ में आ रहा है ना। और u भी कितना है, -10 है। ठीक, तो समझ में क्या आ रहा है, वस्तु हमारी इधर ही स्थित है। ठीक है ना। और दर्पण सूत्र से क्या होता है, दर्पण के सूत्र से 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u। ठीक, ये आपके लिए होता है। तो अब देखिए हमें निकालना क्या है, प्रतिबिंब की स्थिति ज्ञात करनी है। तो पहले हम क्या निकालेंगे, प्रतिबिंब निकालेंगे। आखिरकार प्रतिबिंब बन कहाँ रहा है, इसकी बात तो पहले कर ले हम। तो ध्यान दीजिएगा 1/v बराबर क्या हो जाएगा, 1/f माइनस 1/u। क्यों, 1/u को यहीं रखिए और 1/f को यहीं रखिए। 1/u को इधर पंचांतर कर देंगे तो माइनस में आएगा। तो 1/f माइनस 1/u बराबर 1/v, यानी कि 1/v बराबर 1/f माइनस 1/u। ठीक, तो 1/v बराबर क्या हो जाएगा, -1/15 प्लस 1/10। ठीक है ना। तो 1/v बराबर क्या हो जाएगा, -20 प्लस 3/30 बराबर 1/30। कहने का मतलब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, हमने क्या किया, 30 एलसीएम ले लिया। कितना, 30 एलसीएम लिया। तो 15 दूना 30, यहाँ पर 2 हो जाएगा, 10 तिहाई 30 यानी 3 हो जाएगा। तो 3 - 2 यानी कि 1/30। देखिए यहाँ पर माइनस है एक, वहाँ पर u माइनस था, -10 था, यहाँ पे आएगा तो +10 हो जाएगा, लेकिन इधर आपका माइनस ही रहेगा। तो -2 + 3/30 बराबर 1/30, यानी कि v बराबर आपका कितना हो जाएगा, 30 सेंटीमीटर आपका हो जाएगा। कितना, 30 सेंटीमीटर आपका हो जाएगा। ठीक, तो प्रतिबिंब दर्पण के पीछे 30 सेंटीमीटर की दूरी पर आभासी बनेगा।
दर्पण के पीछे बनेगा। जैसे देखिए यहाँ पर चित्र में दिख रहा है ना, तो आपको दर्पण के पीछे हमेशा प्रतिबिंब बनेगा, ठीक है ना। इस बात को नोट कर लीजिए हमारे। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यम बराबर क्या हो जाएगा माइनस वी अपान यू, यानी कि v का मान कितना है 30 है तो माइनस 30 बटे u का मान 10 है तो माइनस 10, माइनस से माइनस कैंसिल और प्लस 3, यानी कि यम बराबर 3, यानी कि क्या बनेगा यम बराबर प्लस 3। आवर्धन क्षमता इसकी कितनी आई, प्लस 3 इसकी आवर्धन क्षमता आ गई, ठीक है ना। चलिए आगे आपको बताते हैं। तो आई होप आपको अच्छी तरीके से वो वाला प्रश्न समझ में आ गया होगा, ठीक है ना। अगर आपको प्रश्न समझ में आ रहे होंगे तो एक बार लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, चैनल को कमेंट ज़रूर कर दीजिएगा, शेयर ज़रूर कर दीजिएगा, ठीक है ना। तो देखिए कोई दिक्कत वाली बात नहीं, आराम से बैठो, आराम से पढ़ो। मैं आपके सामने बैठा हूँ, आराम से पढ़ा रहा हूँ अच्छी तरीके से, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है ना। तो इसमें आपको कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है, आराम से पढ़ो, आराम से पढ़ो, कोई दिक्कत नहीं है। रजाई में बैठ जाओ, ठंडी का मौसम चल रहा है, अच्छी तरीके से पढ़ो, ठीक है ना। क्योंकि अब जान रहे हैं आप लोगों को शीत ऋतु आ गई है तो छुट्टियां भी बहुत ज़्यादा रहेंगी। तो आपके स्कूल में ध्यान दीजिएगा, छुट्टियां भी बहुत ज़्यादा रहेंगी तो आप अब जनरली क्लास ज़्यादा ले नहीं पाएंगे, ठीक है ना। तो लेंसों का रेखीय आवर्धन, फोकस दूरी f तथा u तथा v के पदों में आपको लिखना है, ठीक। तो लेंस का सूत्र क्या हो जाएगा 1/v माइनस 1/u बराबर 1/f, समीकरण नंबर 1, ठीक। ये आपका लेंस का सूत्र हो जाएगा। तो लेंसों का रेखीय आवर्धन हमें निकालना है, किसका, लेंसों का रेखीय आवर्धन निकालना है, वो भी किसमें, फोकस दूरी f में तथा u में तथा v में, ठीक है ना। वस्तु की दूरी और प्रतिबिंब की दूरी में आपको क्या निकालना है, पर संबंध निकालना है, ठीक है ना। अब देखिए v से समीकरण नंबर 1 में गुणा करने पर, मान लीजिए इस समीकरण नंबर हमने क्या कर दिया, v से गुणा कर दिया। तो अब देखिए यहाँ में जब v से गुणा करेंगे तो v अपान v माइनस 1/u बराबर 1/f, यानी कि 1 माइनस v अपान u बराबर v अपान f, ठीक है ना। तो v अपान u बराबर 1 माइनस v अपान f बराबर f माइनस v अपान f, ठीक है ना। तो यम बराबर क्या हो जाएगा v अपान यू एफ माइनस वी अपान एफ, क्या हो जाएगा यम बराबर v अपान यू बराबर एफ माइनस वी अपान एफ, यानी कि अब देखिए यहाँ ध्यान दीजिएगा, अगर इतना हमारे पास आया 1 माइनस वी अपान यू बराबर वी अपान एफ, हमने क्या किया v अपान यू को अपनी जगह पर ही रखा, और या हमने क्या किया कि इसको हमने क्या किया माइनस वी अपान यू को इधर कर दिया, और क्या कर दिया कि जो 1 है 1 को इधर कर दिया। तो ध्यान दीजिएगा या हमने क्या किया v अपान एफ को इधर कर दिया, ठीक, और माइनस v अपान यू को उधर कर दिया। तो इसे देखिए माइनस के साथ जाएगा, उधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, ठीक, और अगर ये इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, तो 1 माइनस v अपान एफ, ठीक। तो इसको सॉल्व करेंगे तो f माइनस v अपान एफ आ जाएगा। समझ में आया, एलसीएम लेंगे, एफ से एलसीएम ले लेंगे तो ऊपर एफ हो जाएगा माइनस v अपान एफ हो जाएगा, ठीक। यम बराबर क्या हो जाएगा v अपान यू, ठीक, यानी कि एफ माइनस वी अपान एफ, क्या हो जाएगा एफ माइनस वी अपान एफ आपका हो जाएगा। u से समीकरण नंबर 1 में गुणा करेंगे तो u अपान वी माइनस 1 बराबर u अपान एफ, यानी कि u अपान वी बराबर u अपान एफ प्लस 1, यानी कि u अपान वी बराबर u प्लस एफ अपान एफ, यानी कि अब ध्यान दीजिएगा यम बराबर क्या हो जाएगा u अपान वी। अब देखिए ये कहाँ से आ रहा है, एक बार मैं फिर से आपको चर्चा कर देता हूँ। हमारे पास क्या है, अब हम समीकरण नंबर जो हमारे पास 1 था, देखिए समीकरण नंबर 1 था हमारा क्या था 1 अपान वी माइनस 1 अपान यू बराबर 1 अपान एफ, ठीक। तो यहाँ पर ये हमारा समीकरण है 1। इसमें क्या कह रहा है कि आप u का गुणा कर दीजिए, इसमें भी u का गुणा, इसमें भी u का गुणा, इसमें भी u का गुणा, ठीक। जब इसमें करेंगे तो u अपान वी होगा, माइनस u से u कैंसिल 1 बराबर u अपान एफ। तो समझ में आया, ये बात आपको समझ में आ गई होगी, ठीक है ना। तो अब देखिए u अपान वी माइनस 1 इतना आपको आया, u अपान एफ यही चीज़ आया ना आपको, ठीक। अब हम क्या करेंगे, इसको इधर ही रखेंगे, ये माइनस 1 को उधर ले जाएंगे तो प्लस 1 हो जाएगा, u अपान एफ प्लस 1, ठीक। अब देखिए क्या हो जाएगा u अपान वी
बराबर u प्लस एफ अपान एफ। यम बराबर क्या होता है, u अपान v। यानी कि हम देखिए, अब हम ध्यान दीजिएगा, जो हमारा यम बराबर होता है u अपान वी, तो 1 अपान यम बराबर क्या हो जाएगा, v अपान यू हो जाएगा कि नहीं, ये भी पलट जाएगा। तो 1 अपान यम बराबर क्या हो जाएगा, u प्लस एफ अपान एफ। यानी कि यम बराबर क्या हो जाएगा, f अपान u प्लस एफ। क्या हो जाएगा, u प्लस एफ। ठीक है ना। तो ये आपके लिए हो जाएगा, जो कि बेहद इंपॉर्टेंट और बेहद ही महत्वपूर्ण है। ठीक है ना। चलिए आगे आपको बताते हैं। अगला प्रश्न देखिए क्या है आपके पास, संपर्क में रखे दो पतले लेंसों की संयुक्त फोकस दूरी क्या है। मान लीजिए दो हमारे संयुक्त लेंस हैं, वो संपर्क में रखे हुए हैं, इनकी पूछ रहा है कि फोकस दूरी क्या है, आप बताओ इनकी फोकस दूरी क्या है। ठीक, तो एक तो आप बता देंगे यहाँ से यहाँ तक इसकी फोकस दूरी है, यहाँ से यहाँ तक, लेकिन आपको संयुक्त लेंस की फोकस दूरी पूरी बतानी है कि आखिरकार इसकी फोकस दूरी आएगी क्या। मान लीजिए इसको हम f1 मान ले, इसको f2 मान ले, तो टोटल f आएगा क्या, ये आपको बताना है ना। तो चलिए इसको निकालते हैं अच्छी तरीके से। मान लेते हैं, माना दो पतले उत्तल लेंस, मान लीजिए दो हमारे पास क्या है, पतले उत्तल लेंस हैं, L1 व L2, जिसके मुख्य अक्ष एक ही हैं। इसके दोनों के मुख्य अक्ष क्या हैं, एक ही हैं। ठीक है ना, मुख्य अक्ष अलग अलग नहीं हैं। तथा फोकस दूरियां f1 व f2 हैं। इसकी जो फोकस दूरियां, मान लीजिए इसकी f1, इसकी f2, आप किसी को मान सकते हैं, इसको f1 मान सकते हैं, इसको f2 मान सकते हैं, कोई इसमें दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है ना। तो आराम से पढ़िए, आराम से ध्यान दीजिएगा, अच्छी तरीके से दीजिएगा, क्योंकि अगर आप अपना समय मुझे दे रहे हैं तो हम आपको बेस्ट से बेस्ट चीज़ बताने का प्रयास करेंगे। ऐसा नहीं है कि मैं आपको खाली हाथ जाने दूंगा। अगर ये चीज़ आपको नहीं समझ में आती है तो आप कमेंट में ज़रूर बता दीजिएगा। आई होप, मैं आपसे वादा करता हूँ कि मैं आपको बेहतर से बेहतर कंटेंट देने का प्रयास करूँगा और बेहतर से बेहतर चीज़ बताने का प्रयास करूँगा। ठीक है ना। अब देखिए, वायु में एक दूसरे के संपर्क में रखे हैं, जो वायु है ना, वायु में एक दूसरे के संपर्क में रखे हैं, तो ध्यान दीजिएगा क्या हो जाएगा, एक बिंदु मान लीजिए ये वायु में एक दूसरे के संपर्क में रखे हुए हैं, ध्यान दीजिएगा। ठीक है ना। तो ये चीज़ कह रहा है। और अब ध्यान दीजिएगा आगे क्या होगा उसके बारे में भी चर्चा कर लेते हैं। आपको एकदम बेहतरीन तरीके से समझाएंगे ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो। ठीक है ना। चलिए ध्यान दीजिएगा यहाँ पर। तो अब देखिए, वायु में एक दूसरे के संपर्क में रखे हैं, तो एक बिंदु वस्तु O, मान लीजिए कोई बिंदु है, ये हमारी O है। ठीक, अक्ष पर पहले लेंस के L1 के सामने रखी है। मान लीजिए ये हमारे हम पहला लेंस, ये हमारा पहला लेंस है, L1 पहला लेंस। ठीक है ना। और ये हमारा क्या है, दूसरा लेंस है। ठीक है ना, दूसरा लेंस। ठीक है ना। अब देखिए, पहले लेंस L1 के सामने U दूरी पर रखी है। मान लीजिए यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी है, U है। ठीक, यदि लेंस L2 न हो तो लेंस L1 बिंदु O का प्रतिबिंब I डैश पर बनाएगा। अगर हम कह रहे हैं ये हमारा अगर L2 ना हो तो इस वस्तु का जो प्रतिबिंब है किस पर बनेगा, I डैश पर बनेगा। ठीक, अब यही क्या कर दिया है, प्रतिबिंब I डैश की लेंस L1 से दूरी V1 डैश हो, तो मान लीजिए यहाँ से यहाँ तक की दूरी, पूरी दूरी हमारी क्या है, V1 डैश, क्या V1 डैश हो, तो लेंस के सूत्र से 1 अपान V डैश माइनस 1 अपान U बराबर 1 अपान F1 समीकरण नंबर 1। तो लेंस के सूत्र से आपका ये हो जाएगा, जो हमारा प्रतिबिंब बनता है V डैश बनता है, वस्तु तो U है ही, आपको हमने माना था, और F1 फोकस दूरी लेंस 1 की है। ठीक, ये आपका फर्स्ट समीकरण बन जाएगा। तो समझ में आ रहा है ना। अब दूसरे लेंस में अगर हम देखें, ध्यान दीजिएगा, इसमें भी प्रतिबिंब I डैश L2 के लिए आभासी वस्तु का कार्य करता है, अतः दूसरे लेंस के लिए वस्तु की दूरी V डैश हुई। ठीक, यदि लेंस L2 I डैश का प्रतिबिंब I बनाता है, जो L2 लेंस है वो I प्रतिबिंब बना रहा है, तो जिसकी लेंस L2 से दूरी V है, दूरी है इसमें क्या है, इसकी दूरी क्या थी, V डैश थी, इसकी दूरी V है, तो 1 अपान V बराबर 1 अपान V डैश बराबर 1 अपान F2। उसकी दूरी क्या थी, U थी, इसकी दूरी क्या है, V है। और जो हमारा
वी डैश है ये पूरी दूरी है, और F2 क्या है, लेंस 2 की क्या है, फोकस दूरी है। चलिए आगे आपको बताते हैं। अब हम क्या करेंगे, समीकरण नंबर 1 व समीकरण नंबर 2 को जोड़ देंगे, ठीक है ना। दोनों को जोड़ दीजिए। 1/v डैश माइनस 1/u प्लस 1/v माइनस 1/v डैश बराबर 1/f1 प्लस 1/f2, ठीक है ना। तो क्या हो जाएगा, 1/v माइनस 1/u बराबर 1/f1 प्लस 1/f2, ये आपके लिए हो जाएगा। तो 1/f बराबर 1/f1 प्लस 1/f2, यानी कि यही संयुक्त लेंस की फोकस दूरी है, ठीक है ना। तो यही क्या है, आपका संयुक्त लेंस की फोकस दूरी है। चलिए अगले प्रश्न की बात करें। अगला प्रश्न देखिए आपके लिए क्या, अगला प्रश्न देखिए आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट ये भी है, और थोड़ा बड़ा प्रश्न है लेकिन बहुत ही सिंपल सा प्रश्न है, ठीक है ना। बहुत ही सिंपल सा प्रश्न है, बड़ा है लेकिन सिंपल प्रश्न है, इसको अच्छी तरीके से आप समझ लेंगे। विद्युत चुंबकीय प्रेरण संबंधी फैराडे का नियम लिखिए, ठीक है ना। तो क्या लिखना है, विद्युत चुंबकीय प्रेरण संबंधी फैराडे के नियम आपको लिखना है, ठीक। और क्या कह रहा है, एक कुंडली का क्षेत्रफल 100 सेंटीमीटर स्क्वायर है। मान लीजिए कोई हमारे पास क्या है, कुंडली है, ठीक है ना। ये कुंडली होती है, मैं आपको थोड़ा दिखा देता हूँ। ये मान लीजिए ये हमारे पास क्या है, एक गोल पाइप है, इसमें हम क्या करेंगे, ये कुंडली है, ठीक है ना। तो अब देखिए क्या कह रहा है कि इस कुंडली में ध्यान दीजिएगा, अगर इस कुंडली की मैं बात करूं तो इसमें क्या कह रहा है, इसका जो क्षेत्रफल है 100 सेंटीमीटर स्क्वायर है, ठीक है ना। ये आपके लिए हो जाएगा। इसमें 500 फेरे हैं, ये फेरे जो है ना 500 फेरे हैं, ठीक है ना। और यदि कुंडली के तल के लंबवत चुंबकीय क्षेत्र, मान लीजिए इसके जो लंबवत चुंबकीय क्षेत्र लग रहा है वो चुंबकीय क्षेत्र 0.1 सेकेंड में 0.2 में वेबर प्रति मीटर स्क्वायर से घटकर 0 हो जाए तो कुंडली की प्रेरित विद्युतवाहक बल का औसत मान निकालिए। क्या कह रहा है कि 0.1 सेकेंड में जो चुंबकीय जो में 0.2 वेबर, ठीक, वेबर प्रति मीटर स्क्वायर से घटकर क्या हो जाता है, 0 हो जाता है। जो चुंबकीय क्षेत्र है, मान लीजिए कितने सेकंड में, 0.1 सेकंड में क्या हो जाता है, देखिए पॉइंट जब पहले कितना था, 0.2 था, वेबर प्रति मीटर स्क्वायर था। लेकिन अब हम क्या, इसमें क्या हो रहा है कि अगर 0.8 सेकंड जैसे ही होता है, उसका जो वैद्युत क्षेत्र होता है, जो चुंबकीय क्षेत्र होता है, वो 0 हो जाता है। तो क्या निकालनी है, तो कुंडली में प्रेरित विद्युतवाहक बल का औसत मान निकालिए। पहले मान लीजिए अगर हमारा आई था, ठीक, अब घट करके जो चुंबकीय क्षेत्र है 0 हो गया, तब यहाँ पर जो करंट आएगी आई का मान तब कितना होगा, ये आपको बताना है। यानी कि औसत मान, मान लीजिए हमारे इधर आई है, ये I2 है, तो I2 माइनस I1 को निकालिए, औसत हमारे पास क्या है, डिवाइड 2 कर दीजिए, ठीक है ना। तो कितना आएगा ये आपको बताना है, ठीक है ना। तो अब देखिए मैं इसको सॉल्व करूंगा अच्छी तरीके से, आपको प्रश्न समझ में आ गया होगा, ठीक है ना। प्रश्न तो आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। तो प्रारंभ में कुंडली का तल, प्रारंभ में जो कुंडली का तल है चुंबकीय क्षेत्र B के लंबवत है। जो कुंडली का तल है ना चुंबकीय, ध्यान दीजिएगा, प्रारंभ में कुंडली का जो तल है चुंबकीय क्षेत्र B के लंबवत है, अतः थीटा बराबर 0 डिग्री, ठीक है ना। तथा ए क्षेत्रफल वाली कुंडली के प्रत्येक फेरे से बहुचुंबकीय फ्लक्स φ1 बराबर BA cos 0 अंश, यानी कि क्या हो जाएगा, cos 0 का मान, चूंकि हमें मालूम है cos 0 डिग्री बराबर क्या होता है, बराबर क्या होता है, 1 होता है, क्या होता है, 1 होता है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, φ1 बराबर BA cos 0, यानी कि BA आपका हो जाएगा, ठीक है ना। इतना समझ में आया। अब देखिए चुंबकीय क्षेत्र के 0 होने पर कुंडली से बहुफ्लक्स क्या निकलेगा, φ2 बराबर BA इंटू कॉस 0, यानी कि क्या हो जाएगा, BA इंटू कॉस 0 का मान कितना होता है, 1 होता है। तो BA बराबर क्या हो जाएगा, अगर जो बहुफ्लक्स है वो भी क्या हो जाएगा, जो हमारा फ्लक्स है वो 0 हो जाए, तो यहाँ पर कुल मिलाकर क्या मिलेगा हमें, जो चुंबकीय क्षेत्र मिलेगा क्या मिलेगा, 0 मिलेगा, ठीक है ना। अतः कुंडली में जो बहुचुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होगा फाई बराबर डेल्टा फाई बराबर φ2 माइनस φ1, यानी कि 0, φ2 का मान 0 माइनस
क्योंकि देखिए फाई 1 से कहाँ जा रहा है, जीरो पे जा रहा है, उसमें जीरो हो जा रहा है तो ये भी जीरो हो जाएगा, तो माइनस बी ए आपका बचेगा। डेल्टा फाई बराबर माइनस बी ए। यदि कुंडली में फेरों की संख्या यन हो तो कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक धारा का मान ई बराबर माइनस यन डेल्टा फाई अपान डेल्टा टी, यानी कि यन बी ए अपान डेल्टा टी। ठीक है ना। तो यहाँ यन बराबर कितना हो जाएगा 500, बी बराबर 0.2 वेबर प्रति मीटर स्क्वायर, ए बराबर 100 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो 10 की पावर माइनस 2 मीटर। यहाँ पे इसको सॉल्व करेंगे तो 10 की पावर माइनस 2 मीटर आएगा। ठीक है ना। किसका मान आएगा, ध्यान दीजिएगा, ये ए का मान है। ए का मान देखिए 100 सेंटीमीटर में है, इसको मीटर में चेंज करेंगे तो 10 की पावर माइनस 2 मीटर हो जाएगा। डेल्टा टी बराबर आपको दिया ही है, क्या दिया है, यहाँ पर दिया है आपको 0.1 सेकेंड, तो ई बराबर आपको निकाल लेना है। यन का मान 500, 0.2 वेबर जो आपका बी डेल्टा फाई का मान 0.2 इंटू, ध्यान दीजिएगा 10 की पावर माइनस 2 अपान समय का मान डेल्टा टी। ठीक है ना। ए का मान यहाँ पर क्या है, ए का मान आपका हो जाएगा, ए का मान 10 की पावर माइनस 2। ठीक है ना। तो यहाँ पर नीचे समय का मान 0.1 सॉल्व करेंगे तो ई बराबर हमें कितना मिलेगा, 10 वोल्ट मिलेगा। कितना मिलेगा, 10 वोल्ट मिलेगा। तो आपको क्वेश्चन समझ में आया कि नहीं समझ में आया, आप सभी लोग बताएं आपको क्वेश्चन समझ में आया कि नहीं आया। ठीक है ना। चलिए ध्यान दीजिएगा, अगला प्रश्न जो कि आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट और बेहद ही महत्वपूर्ण, अच्छी तरीके से इसको हम समझाएंगे और अच्छी तरीके से हम आपको बताएंगे इसको। ठीक है ना। एक वस्तु को, ध्यान दीजिएगा, कोई हमारे पास क्या एक वस्तु है, एक वस्तु को पर्दे से 75 सेंटीमीटर की दूरी पर ठीक रखा जाता है। मान लीजिए ये हमारे पास क्या है, पर्दा है। ठीक, इस पर्दे से कह रहा है कि 75 सेंटीमीटर दूर, यहां से आप आइए, यहां से आइए यहां तक, पर्दे तक। ठीक, यहां तक की दूरी क्या कह रहा है, 75 सेंटीमीटर। ठीक, अब देखिए आगे देखिए, तो 12 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले, क्या कह रहा है, 12 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस को कहाँ रखा जाए ताकि वस्तु का जो आवर्धन भी ज्ञात कीजिए। ठीक है ना, कहाँ रखा जाए ताकि वस्तु का प्रतिबिंब का आवर्धन भी ज्ञात किया जा सके। तो ध्यान दीजिएगा, मान लीजिए कोई उत्तल लेंस है, हमने यहाँ पर रख दिया। ठीक, तो हम क्या करें, वस्तु से इसकी दूरी कितनी है, यक्स है, तो पूरी दूरी कितनी है 75। अगर यहाँ से यहाँ तक की दूरी निकालेंगे तो 75 माइनस यक्स तो ही होगी ना। कैसे, ध्यान दीजिएगा, मान लीजिए हमारे पास कोई लंबाई है। ठीक है ना, हम कह रहे हैं कि ये पूरी लंबाई 100 सेंटीमीटर है। ठीक है ना, हम क्या कह रहे हैं, पूरी लंबाई 100 सेंटीमीटर है। हम कह रहे हैं कि ये कोई व्यक्ति यहाँ से दौड़ा, ए पॉइंट, ये हमारा बी पॉइंट है, ए पॉइंट से दौड़ा, यहाँ तक दौड़ा, उसके बाद थक जाता है, यहाँ आके रुक जाता है, बैठ जाता है। हम कह रहे हैं यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी है, 20 सेंटीमीटर है। और पुनः यदि कहाँ पर थक जा रहा है, यहाँ पे थक जा रहा है, तो अभी उसको कितना जाना है, 80 सेंटीमीटर जाना है। कितना जाना है, 80 सेंटीमीटर और जाना है। ठीक, तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी हो गई, 80 सेंटीमीटर। ठीक, इस 100 में से हमने घटाया, यहाँ पे देखिए हमें इसका मान मालूम है, लेकिन यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, अगर ध्यान देंगे, अगर हमने कहा कि जो व्यक्ति है ए से चला बी, यानी कि मान लीजिए वो बिंदु है, यहाँ तक चला, यक्स मीटर चला, कितना चला, यक्स मीटर चला और थक गया। ठीक, तो यहाँ से देखिए, अगर हम यहाँ से यहाँ तक की दूरी निकालेंगे तो 100 माइनस यक्स करेंगे। ठीक, तब जा कर के यहाँ तक की दूरी हमें निकलेगा। ठीक है ना, तो वही बात हुई ना, अगर हमने क्या कहा, यक्स का मान कितना है, 20 है, तो 80 आया। हमने कहा यक्स है तो यक्स का मान तो मालूम नहीं है, तो 100 माइनस यक्स। तो यहाँ पर 80 क्यों आया, क्योंकि हमने 100 में से क्या किया था, 80 को माइनस किया था, यानी 20 को माइनस किया था। तो 20 हमें मालूम है, लेकिन यक्स का मान हमें नहीं मालूम है, इसलिए 100 माइनस यक्स यहाँ पर आपका मान आएगा। समझ में आया, ऐसे निकलता है। तो अब देखिए यहाँ पर क्या करा है, यहाँ से यहाँ तक की दूरी यक्स है, तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी 75 माइनस यक्स, टोटल 75 है, 75 में से हम यक्स को माइनस करेंगे तो ये दूरी हमें मिलेगी। ठीक, तो लेंस के सूत्र से क्या हो जाएगा, 1/v माइनस 1/u बराबर 1/f। ठीक, तो यहाँ से ध्यान दीजिएगा, 1/,
75 माइनस यक्स माइनस 1/-x बराबर 1/12। अब देखिए कहाँ से आ रही है चीज़ें। हम कहा 1/v, वस्तु से दूरी कितनी है, वस्तु की दूरी v बराबर कितनी है 75 माइनस यक्स। अगर वस्तु की दूरी लेंगे तो यहाँ पर लेंस से वस्तु की दूरी, ठीक, माइनस यक्स, और जो फोकस दूरी है कितना 12 सेंटीमीटर, क्वेश्चन में दे ही रखा है। तो 1/75 माइनस यक्स, और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस 1/x बराबर 1/12। तो हम क्या करेंगे 75 माइनस यक्स इंटू यक्स कर लेंगे, ये एलसीएम ले लेंगे, तो यहाँ पर क्या बचेगा, ये तो कैंसिल हो जाएगा, लेकिन बचेगा क्या, ऊपर यक्स बचेगा। यहाँ से यक्स कैंसिल हो जाएगा, बचे क्या 75 माइनस यक्स बचेगा। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, इसको हम क्या करेंगे, ये देखिए ये माइनस एक्स से या प्लस एक्स कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या 12 का गुणा 75 में करेंगे तो 900 आएगा, और इधर इसका गुणा करेंगे एक्स स्क्वायर माइनस 75 एक्स, तो क्या हो जाएगा 75 एक्स माइनस एक्स स्क्वायर, यानी कि एक्स स्क्वायर माइनस यहाँ पर 75 एक्स हो जाएगा। ठीक है, 75 एक्स प्लस 90 बराबर 0। तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर, अब इसका हम तोड़ेंगे, एलसीएम लेंगे, तो 60x माइनस 15x प्लस 900 बराबर 0। तो x इंटू एक्स माइनस 60, अगर यहाँ से हम x का एलसीएम लेंगे तो x माइनस 60, और इसमें हम 15 का एलसीएम लेंगे तो x माइनस 60 बराबर 0। तो x माइनस 60 इंटू एक्स माइनस 15, यानी कि x बराबर 60, यानी x बराबर क्या हो जाएगा आपका 15। ठीक है ना, दो मान आपके आएंगे, एक x बराबर 60 आएगा, एक x बराबर 15 आएगा। ठीक है ना, तो ये भी क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो मेरे प्यारे बच्चा लोग, अगर देखिए ये सारे क्वेश्चंस आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो एक बार लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, और जो भी चीज़ें आपको पढ़नी है ना, आप कमेंट बॉक्स में सिर्फ कमेंट कर देंगे तो आपकी वो इच्छाएं पूरी हो जाएंगी, वो टॉपिक आपको पढ़ा दिया जाएगा। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।